हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल। जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले तो ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए स्पेशली है जिन्होंने 12th क्लास के एग्ज़ाम अभी-अभी दिए हैं 2020 में और अपने बिज़नेस स्टडी के एग्ज़ाम होने का वेट कर रहे हैं। और साथ में ये भी वेट कर रहे हैं कि सर हमने 12th क्लास के एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारी प्लानिंग की हुई थी कि हम अपने करियर को आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। हम कैसे ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेंगे या प्रोफेशनल कोर्सेज़ में जाएँगे या बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। इस बहुत सारे बच्चों के मन में अपनी-अपनी अपने करियर को लेके इन्होंने एक प्लानिंग की हुई थी, जो अभी की सिचुएशन के हिसाब से कोरोना वायरस की वज़ह से अभी थोड़ा-सा कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो गई है। तो जो सबसे बड़ा जो डाउटफुल पॉइंट हो गया ये है कि सर हमारा जो टाइम है, जो हम बहुत अच्छा यूटिलाइज़ कर रहे थे आज से पहले, वो अब हम समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम और इस एनर्जी को किस तरफ पुट करें जिससे हमें बेटर रिजल्ट मिले। तो आज का डिस्कशन हमारा उसी पे रहने वाला है। जैसे कि 12th क्लास पास करने के बाद बच्चों के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम अभी बेसिकली जो बात करेंगे कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज़ की ही बात करेंगे। तो जैसे 12th पास करते ही बच्चे सोचते हैं सर हम डिग्री कोर्सेज़ में जाएँगे, जैसे कि हमें ग्रेजुएशन बीकॉम पास और ऑनर्स करना है या फिर हमें बीबीए की तरफ जाना है। उसके बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो हमें मास्टर्स करना है। तो इस तरीके से बच्चे अपने करियर को प्लान करते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कॉमर्स में एंट्री लेते ही 11th क्लास से उनका क्लियर होता है कि हमें किसी न किसी प्रोफेशनल कोर्स की तरफ ही जाना है। उसमें चाहे वो सीए की बात करें, सीएस की बात करें या सीएमए की बात करें। तो अभी का जो टाइम है वो नज़र आता है कि अभी जो डिग्री कोर्सेज़ है हमारे, जो ग्रेजुएशन है, वो यूजीसी ने अभी क्लियर ही कर दिया था कि अभी अगस्त सितंबर तक हमारे साल का सेशन शुरू होगा। और वो भी डिपेंड करता है कि जैसे-जैसे आगे टाइम बीतेगा, सिचुएशन क्या रहेगी और डिले हो सकता है। तो आज के टाइम को देखते हुए नज़र आता है कि हमारे जो अपकमिंग 3 टू 4 मंथ्स है वो हमें वेस्ट नज़र आते हैं। और सर हम ऐसे टाइमिंग में क्या करें? क्योंकि जैसे-जैसे दिन बीतते जा रहे हैं हमारे लिए सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी होती जा रही है और समझ नहीं पा रहे हैं हम क्या करें? तो बच्चों, सबसे पहले तो वो बच्चे जिन्होंने सीए करने के लिए सोचा था कि हमें सीए करना है, तो आप इस लॉकडाउन में भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे वो भी हम वीडियो के लिटिल पार्ट में समझेंगे। जिन बच्चों ने सीए, सीएमए के लिए प्लान किया हुआ था उनके लिए हम आगे फर्दर वीडियो बनाएँगे, लेकिन आज का हमारा जो फ़ोकस रहेगा वो स्पेशली सीए फाउंडेशन के लिए रहेगा। जिससे जिन बच्चों ने प्लान किया हुआ था हमें करना है वो तो इसको समझेंगे ही। जिन बच्चों ने सोचा नहीं था कि हम कभी प्रोफ़ेशनल कोर्स करेंगे या स्पेशली सीए में जाएँगे, ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं इन चीज़ों को लेके कि हम प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ शायद नहीं कर पाएँगे, या उन्होंने एक मिथ बनाया होता है कि कोर्स बहुत टफ है, हमसे मैनेज नहीं होगा। तो इसको देखने के बाद आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि हम जितना डरते हैं इन चीज़ों से उतनी ये डरने वाली चीज़ें नहीं है। एक सिलेबस है जिसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस समझेंगे कि ये सिलेबस है क्या और ये किस तरीके से पढ़ा जाता है। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, उसमें 3 स्टेप होते हैं, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फॉर फाउंडेशन कोर्स। और बच्चों, इसमें ओनली आपके 4 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। आपको सिर्फ 4 एग्ज़ाम देने होते हैं, जिसमें सबसे जो पहला एग्ज़ाम है वो आपका अकाउंटिंग का है, जैसे लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा एग्ज़ाम आपको नज़र आ रहा होगा बिज़नेस लॉ एंड बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग। तीसरे एग्ज़ाम की बात करेंगे तो है बिज़नेस मैथमेटिक्स, रीज़निंग एंड स्टैटिस्टिक्स। और जो चौथा एग्ज़ाम है आपका वो है इकोनॉमिक्स और कमर्शियल नॉलेज। तो इस तरीके से आपके 4 एग्ज़ाम होते हैं। अब ये जो चारों पेपर हैं, इसमें सिलेबस क्या है सर, हमें ये जानना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें डर लगता है सिलेबस को पहले नाम को देख के चार्टर्ड अकाउंटेंसी कि पता नहीं इसमें कैसा सिलेबस होगा। तो जो सबसे पहला पेपर है आपका जिसको हम मॉड्यूल 1 कहते हैं, पेपर 1 में 2 मॉड्यूल होंगे हमारे, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 के अंदर जो सिलेबस है, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि सारा सिलेबस हमने पहले से पढ़ रखा है या फिर सब कुछ ही न्यू है। तो जो हमारा मॉड्यूल 1 है इसमें जो जैसे आपके सामने है स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, टर्मिनोलॉजी, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अकाउंटिंग पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें बच्चों ने 11th क्लास में ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं।
ये सब 11th क्लास का सिलेबस है जैसा आपको नज़र आ भी रहा है। फिर दूसरे चैप्टर में आता है इसका अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें है जर्नल एंट्री, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ये सारा सिलेबस आपने 11th क्लास में कवर किया हुआ है। उसके बाद आते हैं बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिर बात करते हैं इन्वेंट्री की। हालांकि कुछ बच्चों ने इसको पढ़ा नहीं होगा, मैं इसको कह सकता हूँ कि ये कुछ बच्चों के लिए न्यू टॉपिक हो सकता है। उसके बाद आएंगे डेप्रिसिएशन। ये 11th क्लास में हमने बहुत न्यूमेरिकल किए इनके ऊपर। देखिए बच्चों, जो ये वाला पोर्शन है जिसकी अभी हम बात करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस, ये वो टॉपिक है जो हमारे पूरे सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के टॉपिक में ये एक दो चैप्टर हैं जो बिल्कुल न्यू है आपके लिए। जैसा मैं बात करूं कंसाइनमेंट की, ये आपके लिए न्यू टॉपिक है। एवरेज ड्यू डेट, ये न्यू टॉपिक है। एंड करंट अकाउंट, ये वो टॉपिक हैं जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है और आपने आज तक इनके बारे में नहीं सुना है। इसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ये भी आपने फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ते वक्त ही इसको डील किया हुआ है, जब हम इसको एडजस्टमेंट की फॉर्म में पढ़ते हैं। तो अब तक जो हमने मॉड्यूल 1 में देखा वो ये देखा कि 3 टॉपिक, और अगर मैं इन्वेंटरी की बात करूं तो ओनली 4 चैप्टर्स हैं जिनको हमें एक बार देखना है। अदरवाइज पढ़ना तो हमें अपने फाउंडेशन कोर्स के लिए है ही, लेकिन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट कि हमारा सिलेबस टफ तो नहीं है। तो हमारा ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो 11th क्लास का हमें अब तक मॉड्यूल 1 में नजर आया है। अब बात करते हैं मॉड्यूल 2 की। तो मॉड्यूल 2 में जैसा आपके सामने फाइनल अकाउंट, तो ये हमने आपको पता है 11th क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़े हुए हैं, लेकिन हमने नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का तो पढ़ा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग वाला हमें अभी पढ़ना है। तो एक आपके लिए ये छोटा सा टॉपिक है जिसको मैं न्यू तो नहीं कहूंगा, आपका पूरा फाइनल अकाउंट ही है इसमें। बस एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो हम ऐड करना सीखेंगे। अब बात करते हैं चैप्टर 8 की, जो है पार्टनरशिप अकाउंट। हमारा पूरी जो क्लास है 12th क्लास, उसमें हमने जो सबसे ज़्यादा टाइम दिया होगा किसी में, तो पूरी पार्टनरशिप टॉपिक को ही दिया होगा, जिसमें आपके फंडामेंटल से लेके और डिसोल्यूशन तक आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए अच्छी बात है वो ये है कि इसमें एक तो डिसोल्यूशन नहीं है, और बहुत ज़्यादा जो आपका चैप्टर 1 जिसको आप फंडामेंटल कहते थे उसका एलिमेंट भी इसमें बहुत कम है। तो आप ये कह सकते हैं 12th क्लास की पार्टनरशिप अकाउंट भी पूरी इसमें नहीं है, उससे भी कम ही सिलेबस आपका पार्टनरशिप का इसमें है। उसके बाद इसी ईयर में हमने एनपीओ भी पढ़ा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और पूरा कंपनी अकाउंट जिसमें आप बात करें शेयर्स की, डिबेंचर्स की, तो ये सब हमने पढ़े हुए हैं। आपको याद होगा आपके सिलेबस में रिडम्पशन और डिबेंचर भी था 12th क्लास में। इस बार आपका रिडम्पशन इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ आपके शेयर, इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर की ही बात होगी। इसमें कोई आपके रेशियो, कैश फ्लो का सिलेबस इसमें नहीं है। तो अब जो ओवरऑल सिलेबस जो मुझे नजर आता है, अगर मैं इसकी कॉम्प्रिहेंसिव बात करूं, तो ये पूरा सिलेबस 11th और 12th के सिलेबस को मिक्स करके बनाया गया है। और 12th क्लास के एग्जाम देते ही बच्चों को ना इतना प्रैक्टिस होती है टॉपिक की, कि वो अगर 6 महीने ढंग से इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर ले तो बहुत इजी है इन एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना बच्चों के लिए। तो अकाउंट्स के सिलेबस में तो एज सच कोई भी डरने वाली बात आपके लिए नहीं है। आप एक एक टॉपिक बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, कोई भी टॉपिक इसमें नया नहीं है एक्सेप्ट जो हमने डील किया न्यू 3 और 1 4, ओनली 4 चैप्टर्स और छोटा सा टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। तो दीज आर 3 4 टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं। इसके आगे चलेंगे तो हमारा आता है पेपर 2, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। देखिए लॉ की बात करें, बिजनेस लॉ, तो 12th क्लास के बाद सबसे जो न्यू टॉपिक मिलेगा आपको पूरी आपकी कोर्स की जर्नी में, वो लॉ मिलेगा। लेकिन इसकी सबसे अच्छी खास बात क्या है कि इस फाउंडेशन की जर्नी के दौरान आप अपनी ग्रेजुएशन मतलब बीकॉम की तैयारी भी साथ साथ में ही कर पाएंगे, क्योंकि इन सबको पढ़ने का मतलब होता है ये सारा सिलेबस हमारा ग्रेजुएशन में भी एज इट इज है। तो लॉ के अंदर सबसे ज्यादा जो मार्क्स हैं बच्चे हमारे यहाँ से लॉ में ही सिक्योर करते हैं। अच्छा टॉपिक है, सबसे अच्छी बात क्या है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब पढ़ने में बच्चों को अच्छा लगता है। तो इसमें जो बच्चों को पढ़ना है वो क्या-क्या है? एक तो उनको अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ना है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 पढ़ना है, पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग तो आपने की हुई है, अब उसके एक्ट कैसे काम करते हैं, उसमें क्या-क्या होता है वो सब सीखना है। एक हमारी पार्टनरशिप में नया कॉन्सेप्ट आया एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो आपको फाउंडेशन में पढ़ने को मिलेगा।
और आपका जो न्यू एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, उसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी आपको सीखने को मिलेंगे आपके इस बिजनेस लॉ सिलेबस के दौरान। अब बात करते हैं, ये जो पार्ट है इसका पेपर 2 का, इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड बी। तो अभी हमने ए पार्ट की तो बात कर ली है आपसे, अब इसका बी सेक्शन है, सेक्शन बी, इसमें क्या है? तो बच्चों आपका आपका सिलेबस था इंग्लिश का, जिसमें आप ग्रामेटिकल पोर्शन और राइटिंग पोर्शन आप पढ़ते थे। तो मैं आपका अगर आपको दिखाऊं, ये पूरा आपका राइटिंग स्किल्स वाला सिलेबस है। जैसे आपको मिल गया राइटिंग, फॉर्मल मेल्स, रिज्यूम राइटिंग, आपने बहुत सारे जॉब एप्लीकेशन के लिए ये सारे रिज्यूम बनाए होंगे, मीटिंग्स, उसके बाद आपने आर्टिकल्स, रिपोर्ट राइटिंग, नोट मेकिंग, ये सारे टॉपिक आपने ओवरऑल 12th क्लास में ही इंग्लिश 11th और 12th दोनों में मिला के, क्योंकि आपने कुछ बच्चों ने डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये सारे आपने 10th से 12th के बीच में पढ़े हुए हैं। जैसे आपके पास आता है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, तो इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक एज सच मुझे नजर नहीं आता है जिससे बच्चे अवेयर नहीं है या जानते नहीं है। तो ये आपका सेक्शन बी होगा। उसके बाद आते हैं हम पेपर 3 पे। पेपर 3 है हमारा मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो सर बेसिकली पेपर 3 में 3 सब्जेक्ट हो गए, एक तो मैथ हो गया, एक रीजनिंग हो गया और एक स्टैटिस्टिक्स हो गया। मोस्टली बच्चे, कई बार एक उनको फोबिया होता है कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स का, जो मैंने पिछले कुछ टाइम से देखा है, और उस चक्कर में उन्होंने 11th-12th में तो मैथ ली ही नहीं, और आगे भी कुछ ऐसे कोर्सेज है जिसमें वो जानबूझ के इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें मैथ है। तो मैं आज आपका वो जो डर है मैथ का वो एक बार क्लियर कर दूं कि सीए फाउंडेशन को करने के लिए आपको मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने नॉन मैथ वाले बच्चों के लिए भी इसकी जो अरेंजमेंट है वो कर रखा है। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की सबसे पहले, तो ये हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस है पार्ट ए में। तो ये सब जिन बच्चों ने मैथ 11th-12th में पढ़ी है सब ये चैप्टर जानते होंगे, रेशियो, प्रोपोर्शन, मैट्रिक्स, इक्वेशन। जो नहीं भी जानते हैं, इसमें मैथमेटिक्स का जो लेवल है वो बहुत लो है, बहुत ज्यादा इजी है, लो लेवल है। और इसमें एक चैप्टर आईसीआई ने ऐड किया है जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये चैप्टर अकेला 14 मार्क्स के लिए बना है, मतलब आउट ऑफ 40 बच्चों को 14 मार्क्स एक ही अकेला चैप्टर दे देता है। और बात रही रेशियो प्रोपोर्शन की, तो ये वो चैप्टर है जो कोई भी बच्चा, मैथ और नॉन मैथ, कोई भी बच्चा इनको आराम से सीख सकता है। इसके अलावा जैसे सेट, फंक्शन, रिलेशन, इसके बाद मैट्रिक्स की बात करें, वो अलग बात है, कुछ नॉन मैथ के बच्चों ने टॉपिक नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इनको पढ़ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है और एग्जाम में बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग में हमारा फोकस ये होता है कि रीजनिंग आती है 20 मार्क्स की, और हम बिल्कुल चांस नहीं लेते कि बच्चे के 19 मार्क्स भी आए, मतलब हम 19 को भी क्रॉस कर देते हैं। वी नीड 20 आउट ऑफ 20 इन आर स्टैटिस्टिक्स, इन आर लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक। उसके बाद बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की। सभी बच्चों ने 10th, 11th और 12th तीनों में से कभी ना कभी स्टैटिस्टिक्स को जरूर पढ़ा होगा। 10th में तो सभी ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी हुई है, जिसमें आपने मीन, मीडियन, मोड वगैरह पढ़े हैं। प्रोबेबिलिटी भी सभी बच्चों ने 11th-12th में पढ़ी हुई है। कोरिलेशन हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। तो एज सच जो हमारा सिलेबस हमें नजर आता है, उसमें कुछ भी स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ हमें नया नजर नहीं आया। इंडेक्स नंबर सभी बच्चों ने पढ़ा है, टाइम सीरीज पढ़ी हुई है। इसमें जो भी न्यू है, जैसे कुछ बच्चों ने डिस्पर्जन नहीं पढ़ा होगा, ये आप सीख सकते हैं। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नॉन मैथ के बच्चे हैं, ये एक दो टॉपिक आपको मिलेंगे जो नए हैं। बाकी इसमें कोई भी ऐसा डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से आपका स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है वो भी 40 मार्क्स के लिए है, और ये आपका पूरा पेपर 100 मार्क्स है, जिसमें आराम से बच्चे अगर ढंग से मेहनत करें तो मैथ वाले तो क्लियर कर ही सकते हैं, नॉन मैथ वालों के लिए भी कोई भी टफ वाली बात इसमें नहीं है। तो आप अपने मन से बिल्कुल मैथ का डर निकाल दें। अब आते हैं पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स, और दूसरा इसका पार्ट है कमर्शियल नॉलेज। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। हमने 11th क्लास में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम कहते थे, जिसमें आपने डिमांड एंड सप्लाई की बात की है, इलास्टिसिटी आप सभी ने पढ़ा हुआ है, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट, ये सारे चैप्टर आपने पढ़े हुए हैं, इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में भी हमें जो नज़र आया है वो ये है
कि इकोनॉमिक्स में हमारे लिए कोई भी सिलेबस, इसमें कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा है। तो ये हमारा जो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है, ये हमारे लिए पेपर में 60 मार्क्स की वेटेज रखता है। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा पार्ट, कॉमर्शियल नॉलेज की। कॉमर्शियल नॉलेज में बच्चों ने बिजनेस एनवायरनमेंट 11th एंड 12th क्लास में बिजनेस स्टडी के दौरान ज़रूर पढ़ा होगा। इसके साथ-साथ बच्चों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी हुई है, और इसके बाद आपने चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस, मतलब ऐसी कौन-सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिजनेस को ग्रो करने में, सेटल करने में, फैसिलिटेट करने में हेल्पफुल होती हैं। तो ये कुछ चैप्टर हैं जो बच्चों ने ऑलरेडी 12th क्लास में कवर किए हुए हैं, और जो बाकी के चैप्टर हैं मैं आपको बता दूं। पहले तो इंट्रोडक्शन कि बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज होता क्या है, उसके बाद गवर्नमेंट इसमें कौन कौन सी पॉलिसी बनाती है जिससे बिजनेस ग्रो कर सके, और बिजनेस इसको पढ़ने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें यूज करनी है, उनके बारे में हमें सीखना है। तो बेसिकली ये सब जैसे नाम में ही है सीए फाउंडेशन, तो सिलेबस भी एक फाउंडेशन लेवल का रखा गया है, जिससे बच्चे अपना टाइम ढंग से यूज करके बड़े आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपको वन बाय वन मार्किंग स्कीम भी साथ साथ समझा दूं, तो शायद आपके लिए इजी होगा। जैसे हम बात करते हैं पेपर वन की, तो पेपर वन आपका 100 मार्क्स का होगा, कंप्लीट अकाउंटिंग। टाइमिंग आपको 3 आवर्स मिलेंगे, और ये पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा, मतलब लिखने वाला होगा। जैसे आप 11th-12th में अकाउंट का पेपर दे के आए हो स्कूलों में, बिल्कुल वैसे ही। फिर बात करते हैं पेपर टू की। अगेन ये पेपर आपका 2 पार्ट में है। जैसा अभी हमने बात की थी, लॉ वाला सेक्शन आपका जो बिजनेस लॉ है वो है 60 मार्क्स, और आपका रिपोर्टिंग वाला जो पोर्शन है दैट इज फॉर 40 मार्क्स। ओवरऑल 100 मार्क्स है। टाइम आपको जो मिलेगा दैट इज 3 आवर्स, और ये पेपर भी आपका लिखने वाला होगा, सब्जेक्टिव होगा। अब बात करते हैं पेपर थ्री की। पेपर थ्री में मैथमेटिक्स जो पोर्शन है वो आपका 40 मार्क्स का, जैसा अभी मैंने बताया। रीजनिंग वाला पोर्शन 20 का होगा, स्टैटिस्टिक्स वाला 40 का होगा। ओवरऑल आपका 100 मार्क्स का ये कंप्लीट पेपर होगा, एक ही दिन में होगा। इसके लिए आपको 2 आवर्स मतलब 2 घंटे मिलेंगे, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में होगा। तो इसमें आपके तीनों जो टॉपिक हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, वो 3 घंटे 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको करने हैं। इसी तरीके से पेपर फोर में आएंगे। पेपर फोर के 2 पार्ट हैं। जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो 60 मार्क्स का है, और कॉमर्शियल नॉलेज वाला पोर्शन आपका 40 मार्क्स का है। एंटायर पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, पेपर फोर। टाइम आपको 2 घंटे मिलेंगे, और ये पेपर भी आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा, मतलब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो पेपर है फाउंडेशन का वो डिवाइडेड है। पेपर नवंबर में होगा, और आप अभी से जो आपका टाइम है, जो मुझे अपकमिंग और आपको भी नजर आ रहा होगा, 2 से 3 महीने हमारे पास कंप्लीट टाइम है अपने आप को देने के लिए। देखिए, दो एंगल हैं सोचने के। एक तो ये है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरा ये है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अपने टाइम को, अपनी नॉलेज को शार्प भी करेंगे। पिछले जो कॉन्सेप्ट हमने 11th-12th 2 साल मेहनत की है, उनको आगे प्रोसीड करेंगे कि हाँ, ये हम अच्छे लेवल पे जानते हैं। और साथ में हमारे पास नवंबर तक एक एग्ज़ाम होगा, एक डिग्री होगी कि हमने सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम दिया और हमने वो क्लियर कर लिया है। इस टाइम में भी, जब भी सब लॉकडाउन में बिल्कुल बंद थे, लेकिन हम बंद होके भी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। तो ये जो प्रोसेस है, ये उन बच्चों को भी समझना ज़्यादा ज़रूरी है जिन बच्चों ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं सोचा था, और जिन बच्चों ने सोचा भी हुआ है उनको भी चिंता नहीं करनी कि पता नहीं हमारी क्लासेस कैसे होंगी, हम क्लासेस कैसे लेंगे लॉकडाउन में। आपको इन चीज़ों की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। उसका सॉल्यूशन मैं आपको एक फर्दर स्टेप में और समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की, कि सर हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो एक रजिस्ट्रेशन तो बच्चों आपको अपने आईसीआई में करना है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल और अपने 12th क्लास का जो आपका एडमिट कार्ड है, इनको अपलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। इनमें अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप हमसे गाइडेंस लेके उसको फिल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा जो रजिस्ट्रेशन होगा बच्चों, वो आपको आपके केडीसी इंस्टीट्यूट में करना है, और जिसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल सिंपल स्टेप हैं। जैसे आपकी साइट है आपकी कोचिंग की, www.kdcclasses.com।
आप इस पे जाएँगे, उसमें आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा और आप वहाँ जाके अपनी सारी डिटेल फिल कर देंगे। तो इस तरीके से आपका एडमिशन जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। फिर बात करते हैं, इसमें हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है वो 2 हैं। एक आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपको वही कॉन्टैक्ट नंबर देना है बच्चों जिस पे हम आपसे कम्युनिकेट पर कर पाएँगे, आपको नोट्स और टेस्ट सेंड कर पाएँगे। तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, मेक श्योर इट। उसके बाद करते हैं बात आपकी ईमेल आईडी की। आपको जितने भी लेक्चर्स हैं, वो मेल पे आपको मिलेंगे। तो अपनी जो ईमेल आईडी है, वो आप बिल्कुल ध्यान से, अगर जिन बच्चों ने नहीं बनाई होगी तो फटाफट बना लेंगे, किसी से पूछ के, और प्रॉब्लम होगी तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। तो एक आप अपनी ईमेल आईडी बना लेंगे और डिटेल में वही फिल करेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर में घर पे कोई नंबर है उनको फिल कर देते हैं। जिससे हमारा और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन होगा, आप उस नंबर को इस पे फिल कर देंगे। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद आप बात करेंगे कि सर हमारा जो कोर्स है वो किस तरीके से आगे प्रोसीड होगा और हम इसको अभी लॉकडाउन में कैसे कर पाएँगे। देखिए, लॉकडाउन जितने भी टाइम का बचा हुआ है, 10 डेज़, 20 डेज़ जो भी बचा हुआ है, इसमें हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे और जैसे ही लॉकडाउन ओपन हो जाएगा फिर हम फेस टू फेस बैच में, जैसे अब तक बैचेस चलते हुए आए हैं, उसमें हम अपना सिलेबस आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस में कैसे होगा सर? हमारे पास एक शेड्यूल मिलेगा हमें, जिसमें हमारी ईमेल पे हमें लेक्चर अपलोड हो जाया करेगा, जो भी हमें शेड्यूल मिलेगा अकॉर्डिंग टू दैट। उसके बाद आप उस वीडियो को देखने के बाद उसमें जो भी नोट्स होंगे उनको नोट करेंगे। नोट करने के बाद आप वो जो भी आपने नोट किया है, वो आपको जो भी कोचिंग का रजिस्टर्ड नंबर, टेलीफ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर मिलेगा, उस पे आप अपना जो भी काम होगा वो आप व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करेंगे। अलोंग विथ दिस अब बात आती है सर हमारे डाउट होंगे, तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे? तो बच्चों, डाउट के लिए तो पहली कोशिश ये होगी कि जो भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे, वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के बनाए गए हैं कि बच्चों को मैक्सिमम जो डाउट आते हैं पढ़ने के दौरान वो ना आए। दूसरा, डाउट के लिए फिर हमने अपने हेल्प डेस्क को क्रिएट किया है। इसमें आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपके साथ 2 नंबर शेयर किए जाएँगे। ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूँगा। 9990 99946 एंड 9990647879। ये 2 नंबर आप नोट कर लेंगे। इसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे इस वीडियो को देखने के बाद भी और सिलेबस के दौरान भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनको दे देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। फिर बात करते हैं, जब हम फेस टू फेस अपने सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे, तो क्या करना है? जो भी हमने ऑनलाइन क्लासेस के दौरान पढ़ा होगा, सबसे पहले हम इस पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करेंगे और इसमें जो भी हमें डाउट आए होंगे ऑनलाइन के दौरान उसको पहले पहले उनको ओवर करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। फिर जो हमारा रिमेनिंग सिलेबस होगा, फिर उसकी बात करेंगे कि रिमेनिंग सिलेबस जो बचा हुआ है उसको कैसे करेंगे। जैसे में अभी हमने डिस्कस किया कि एग्ज़ाम हमारे नवंबर अटेम्प्ट में होंगे, मतलब नवंबर में होंगे। जिसको जो बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन कराए ना, वो बोलेंगे कि हमारा नवंबर अटेम्प्ट होगा। तो नवंबर एग्ज़ाम के लिए हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा सिलेबस अगस्त लास्ट वीक या सितंबर फर्स्ट वीक तक ओवर हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारे पास एटलीस्ट 2 टू 3 मंथ्स बिफोर आवर एग्ज़ाम कंप्लीट रिवीजन के लिए ज़रूरी है। कंप्लीट रिवीजन बच्चों का कम से कम 5 टाइम्स रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ बच्चों, जो जिसको हम बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं वो होते हैं मॉक टेस्ट। तो आपको मॉक टेस्ट का मॉक टेस्ट हम कब दे पाएँगे? जब हम अपना सिलेबस टाइमली कर पाएँगे और उसके साथ-साथ अपना रिवीजन कम से कम 4 टू 5 टाइम्स कर पाएँगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और टाइमिंग को देखते हुए, जैसा अभी हमारे पास टाइम सिलेबस को देखते हुए बहुत कम है, तो जो भी आपका डिसीज़न है वो आप फटाफट लेके और आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। आई होप ये वीडियो उन बच्चों को ज़रूर हेल्प करेगी जो अपने अभी करियर को लेके और चिंता में है कि सर अब कैसे, हमें कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, स्पेशली अपने उन फ्रेंड्स को जिन्होंने अभी 12th क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं कॉमर्स स्ट्रीम से, जिससे कि ये वीडियो हेल्प करे उनको कुछ करियर में स्टेप लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच।